बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कम्युनिटी फॉर डॉक्टर्स। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स और जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ वो है एंगल स्ट्रेन। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो भी कर ले मेरा पेज फेसबुक पे, साथ साथ लाइक भी दे, कमेंट भी दे, मेहरबानी होगी आप लोगों की। डियर मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ, एंगल स्ट्रेन की तरफ, कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है और इसका एंगल स्ट्रेन का असरात क्या है किसी मॉलिक्यूल पे, वो क्या करने देता है किसी मॉलिक्यूल पे। इसी बात को आज हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आ रहा हूं एंगल स्ट्रेन की तरफ। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं डिफिनीशन की तरफ आता हूं। डिफिनीशन में जो एंगल स्ट्रेन की डिफिनीशन वो किस तरह है कि द एंगल स्ट्रेन दैट इज द एंगल डिफरेंस, the angle difference between the actual angle and desired angle is called as angle strain। जो एक्चुअल एंगल है किसी मॉलिक्यूल में कितना एंगल बनता है और जो डिजायर्ड एंगल है, डिजायर्ड एंगल का मतलब यह होता है कि आइडियल एंगल, जो आइडियल एंगल है, आइडियल एंगल और एक्चुअल एंगल के दरमियान डिफरेंस कितना है, कितना फर्क आ रहा है, इस फर्क को हम क्या कहते हैं? फर्क को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। अगर आइडियल एंगल किसी मॉलिक्यूल में कितना है, लेकिन जब मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल बनाते हैं तो वहां पे बॉन्ड एंगल कितनी होगी, इनके दरमियान डिफरेंस कितना पाया जाता है, कितना फर्क पाया जाता है, इस फर्क को हम क्या कहते हैं? दैट वुड बी कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, इसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। या एंगल स्ट्रेन हम यो भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन इज द डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल। एंगल स्ट्रेन इज द डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल फ्रॉम इट्स आइडियल एंगल या डिजायर्ड एंगल। The deviation of the bond angle from the ideal or desired angle is called as angle strain। यानी जो डिजायर्ड एंगल है या जो आइडियल एंगल है, आइडियल एंगल से कोई बॉन्ड एंगल कितनी डिविएट हो रहा है। डिविएट का मतलब यह है कि कितनी डिफरेंस आ रही है। डिविएट का मतलब यह है कि आया जो एंगल है इसी एंगल में ज्यादती आ रही है या कमी आ रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिविएशन कहते हैं। लेकिन अगर डिजायर्ड एंगल से या आइडियल एंगल से किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में कमी आई या ज्यादती आई, तो सो दैट कमी, इसी डिविएशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, जिसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। लेट सपोज किया, ये एग्जांपल से क्लियर होंगे। लेट सपोज किया कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो भी sp3, ये बात नोट कर ले, ये बात नोट कर ले, यहां पे मैं नोट करने देता हूं, नोट कर ले कि जो भी sp3 मॉलिक्यूल होता है, sp3 कार्बन में हमेशा के लिए जो एंगल होगी वो 109.5 डिग्री एंगल पाई जाती है। और इसी 109.5 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? दैट एंगल इज कॉल्ड एज आइडियल एंगल। इसी को हम आइडियल एंगल कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं? दैट वुड बी कॉल्ड एज डिजायर्ड एंगल। इसी को हम डिजायर्ड एंगल कहते हैं। 109.5 डिग्री एंगल जो भी कार्बन sp3 होता है, जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मुझे जो एंगल दे रहे हैं वो 109.5 डिग्री एंगल दे रहे हैं और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? आइडियल एंगल कहते हैं या इसी एंगल को हम डिजायर्ड एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल ली है, मुख्तलिफ किस्म का एग्जांपल लेता हूं। अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये कार्बन मेरे पास क्या है? sp3 है, लेकिन ये कार्बन मेरे पास क्या है? sp3 है, लेकिन ये कार्बन मेरे पास क्या है? sp3 है। चाहिए तो यह था क्या इनके दरमियान जो एंगल होती है sp3 यानी मीन कि इसी साइक्लोप्रोपेन में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो आइडियल एंगल चाहिए वो तकरीबन कितना चाहिए? 109.5 डिग्री एंगल चाहिए था कि साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल हो वो 109.5 डिग्री एंगल हो। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री एंगल बनता है। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली यहाँ पे एंगल को मालूम करते हैं, यहाँ पे जो एंगल है या यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल को मालूम करते हैं, यही एंगल कितनी होती हैं? वो 60 डिग्री एंगल है। यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल है।
मेन के जो एक्चुअल एंगल पाया जाता है इसी मॉलिक्यूल में यानी साइक्लोप्रोपेन में, वो कितना आ रहा है, दैट इज द 60 डिग्री एंगल, दैट इज द एक्चुअल एंगल इन द साइक्लोप्रोपेन। मीन्स कि यहाँ पे जो आइडियल एंगल है वो 109.5 डिग्री होने चाहिए थी, लेकिन जो एक्चुअल एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री एंगल है। अब हम कहते हैं इस 109.5 डिग्री 5 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, और इसी डिफरेंस को तो हम एंगल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो फिर एंगल स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी तकरीबन 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितनी आ रही है, तकरीबन 49.5 डिग्री जो क्या है एंगल, जो डिफरेंस आ रहा है 49.5 डिग्री एंगल। अब ये 49.5 डिग्री एंगल दैट वुड बी कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कितना कम है डिजायर्ड आइडियल एंगल से जो एक्चुअल एंगल है वो उसमें कमी कितनी है, ये एंगल कितना कम है, 49.5 डिग्री एंगल ये है, क्या है, ये कम है। और इसी 49.5 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एंगल स्ट्रेंथ। इसी तरह यहां पे अगर हम देख रहे साइक्लोब्यूटेन में, देख ले साइक्लोब्यूटेन में ये कार्बन भी मेरे पास sp3 है, ये कार्बन भी मेरे पास sp3 है, सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, और साथ साथ ये कार्बन भी मेरे पास sp3 है। मींस के साइक्लोब्यूटेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर साइक्लोब्यूटेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इट मींस के यहाँ पे जो एंगल चाहिए थी वो भी तकरीबन 109.5 डिग्री एंगल चाहिए थी, क्योंकि sp3 में जो एंगल बनता आइडियल एंगल है वो 109.5 डिग्री एंगल है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंगल पाई जाती है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे वो एंगल कितनी है, तकरीबन 90 डिग्री एंगल है। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पाई जाती है, यानी जो एक्चुअल एंगल है साइक्लोब्यूटेन में, जो एक्चुअल एंगल आ रहा है वो एक्चुअल एंगल कितना है, 90 डिग्री इज द एक्चुअल एंगल। 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है मेरे पास एक्चुअल एंगल है। अब एंगल स्ट्रेंथ कितनी होगी, अब एंगल स्ट्रेंथ तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं किस तरह, 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, so that it will be equal to 19.5 डिग्री एंगल डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 19.5 डिग्री एंगल, 19.5 डिग्री जो डिफरेंस आ रहा है, सो दैट 19.5 डिग्री एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 19.5, लेकिन यहाँ पे जब हम साइक्लोप्रोपेन को करते हैं ना, सॉरी साइक्लोपेंटेन को जब हम लेते हैं, ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में भी सारे के सारे कार्बन sp3 है, सारे के ये भी sp3, मींस के यहाँ पे भी सारे के सारे कार्बन sp3 है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है किसी साइक्लोब्यूटेन में ना, सॉरी साइक्लोपेंटेन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर sp3 है तो यहाँ पे जो आइडियल एंगल होगी वो कितनी होगी, यानी 109.5 डिग्री एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 109.5 डिग्री एंगल तो नहीं है। अब अगर नहीं है तो कितने हैं, तकरीबन यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन 108 डिग्री एंगल बनती है। यहाँ पे जो एक्चुअल एंगल बनती है वो कितनी है, 108 डिग्री एंगल बनती है। एक्चुअल एंगल इनमें कितना है, साइक्लोपेंटेन में एक्चुअल एंगल है वो 108 डिग्री एंगल, कितनी है, 108 डिग्री एंगल। तो फिर एंगल स्ट्रेंथ कितनी होगी, एंगल स्ट्रेंथ इसको हम कहते हैं कि 109.5 डिग्री एंगल माइनस 108 डिग्री एंगल, इट विल बी इक्वल टू 1.5 डिग्री। सो द 1.5 डिग्री इज द एंगल स्ट्रेंथ। यानी यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेंथ है ये इंतहाई कम है, सिर्फ ओनली एंड ओनली दैट इज द 1.5 डिग्री एंगल इज द एंगल स्ट्रेंथ। इस तरह अगर हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन को ले लें, लेट सपोज ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का अगर हम ले लें तो यहाँ पे भी सारे के सारे कार्बन क्या है, sp3 है। मींस के यहाँ पे भी सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी हिस्सा लेते हैं। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पे जो आइडियल एंगल होगी, आइडियल एंगल कितनी चाहिए, 109.5 डिग्री एंगल चाहिए।
कितनी आइडियल एंगल 190 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल होती है, यहाँ पे जो एंगल होती है, ये जो एंगल बनाते हैं, ये जो एंगल बनाते हैं वो तकरीबन कितनी है, 120 डिग्री एंगल बनती है। एक्चुअल एंगल इज 120 डिग्री। ये जो होता है यानी एक्चुअल एंगल जो होता है, एक्चुअल एंगल कितनी है, वो 120 डिग्री एंगल है। तो फिर एंगल स्ट्रेन कितनी होगी, एंगल स्ट्रेन विल बी तकरीबन 109.5 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 10.5 डिग्री, माइनस 10.5 डिग्री। ये माइनस 10.5 डिग्री क्या शो करता है कि देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, यहां पे नो एंगल स्ट्रेन, यहां पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, यहां पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। साइक्लोहेक्सेन यानी मीन कि यहां पे जितने भी हम साइक्लिक रिंग में क्लोज चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करते हैं तो एंगल स्ट्रेन जो होता है ये डिक्रीज होता जा रहा है। एंगल स्ट्रेन में क्या होती है, ये कमी पैदा होती है। क्या होती है, कमी पैदा होती है। अब इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन अगर पाई जाती है तो सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में मौजूद है, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में है, फिर साइक्लोब्यूटेन में है, साइक्लोब्यूटेन के बाद साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोपेंटेन के बाद साइक्लोहेक्सेन में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन वगैरह इनमें एंगल स्ट्रेन पाई नहीं जाती। अब ये मुझे देख क्या रहा है कि ठीक है कि अगर सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में है, किसमें है, साइक्लोप्रोपेन में है, तो ये क्या शो करता है, ये मुझे क्या करने देता है, इनके असरात यानी ये जो एंगल स्ट्रेन के असरात किसी मॉलिक्यूल पे है कि किस तरह, ये क्या असर करता है किसी मॉलिक्यूल पे, इफेक्ट ऑफ द एंगल स्ट्रेन, के एंगल स्ट्रेन के असरात क्या है। नोट कर लें कि जो एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन ये स्टेबिलिटी के क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मीन कि जितनी भी एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, जितनी एंगल स्ट्रेन कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। अब यहां पे हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो 49.5 डिग्री एंगल है, एंगल स्ट्रेन 49.5 डिग्री। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, साइक्लोब्यूटेन को लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो 19.5 डिग्री एंगल है। इस तरह जब हम साइक्लोपेंटेन की तरफ आते हैं, साइक्लोपेंटेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो 1.5 डिग्री एंगल है, 1.5 डिग्री एंगल है। इसी तरह अगर हम साइक्लोहेक्सेन की तरफ आते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में ये जो है क्या है, माइनस 10.5 डिग्री एंगल स्ट्रेन है, मीन्स के देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, यहां पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। अब देख ले सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो एंगल स्ट्रेन पाया जाता है वो साइक्लोप्रोपेन में है। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर कम होगी वो साइक्लोप्रोपेन की कम होगी, लेकिन सबसे कम एंगल स्ट्रेन किस में है, वो साइक्लोहेक्सेन में है। किस में है, साइक्लोहेक्सेन। मीन्स के साइक्लोहेक्सेन में तो बिल्कुल स्टेबिलिटी है भी नहीं है ना, सॉरी साइक्लोहेक्सेन में तो एंगल स्ट्रेन नहीं पाई जाती। सो इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है दैट इज ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल वन। साइक्लोहेक्सेन जो होता है यह सबसे ज्यादा मोर स्टेबल है। लेकिन अगर हम साइक्लोप्रोपेन की तरफ आते हैं दैट इज द लीस्ट स्टेबल वन, ये सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, साइक्लोप्रोपेन की। किसकी है, साइक्लोप्रोपेन की है। इसलिए हम यहां पे कहते हैं क्यों स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहां पे एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। अब दूसरी बात यह होती है कि जो एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम।
जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो उतने ही एंगल स्ट्रेंथ कम होगी, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो उतने ही एंगल स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो उतने ही उसको क्या है, स्टेबिलिटी कम हासिल होगी, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो उतने ही उसको स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन ये भी नोट कर लें कि एंगल स्ट्रेंथ जो होते हैं जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, यह सिर्फ और सिर्फ इन दो मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ जो होती हैं इन दो मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। यानी मींस कि एंगल स्ट्रेंथ जो होता है ये साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन की तरफ आते हैं तो वहां पे एंगल स्ट्रेंथ जो होती है कम होती जा रही है, बल्कि बिल्कुल खत्म होती जा रही है। यानी एंगल स्ट्रेंथ से हमें क्या हासिल हुआ कि एंगल स्ट्रेंथ जो होता है ये किसी मॉलिक्यूल या किसी साइक्लिक अल्केन या किसी साइक्लोहेक्सेन के स्टेबिलिटी पे असर करता है। जितना एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उतने ही उसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है।